हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में मैं पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को एटॉमिक रेडियई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला तो है एटॉमिक रेडियई, थंबनेल भी लगा दिया एटॉमिक रेडियई, लेकिन यहाँ पे लिख दिया है पीरियोडिक टेबल। अब देखो बच्चों, एटॉमिक रेडियई क्या है? आपका पीरियोडिक टेबल की एक प्रॉपर्टी है। अब उसे पढ़ने से पहले हमें अपना पीरियोडिक टेबल देखना होगा। वैसे तो आप सब लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल के बारे में, इतना ज़्यादा कुछ नहीं है डिफिकल्ट में, और आपके सिलेबस में भी इतना ज़्यादा नहीं है पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब देखो बच्चों, इससे पहले क्या है, आपका जो ये एटॉमिक रेडियई है, इससे पहले आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है पीरियोडिक टेबल का, जिसके आने के चांसेस 50% है। ये जो क्वेश्चन है आपका फुल थियोरटिकल है, तो इसमें ज़्यादा समझाने की नीड भी नहीं है, तो मैं इसे इसी वीडियो में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी आप लोगों को। उसके बाद हम अपना जो आज का हमारा जो टॉपिक है एटॉमिक रेडियई, उस पे जंप करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले अपना पीरियोडिक टेबल समझते हैं, फिर एटॉमिक रेडियई शुरू करते हैं। अच्छा बच्चों, ये क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहती हूँ। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। ये जो संडे आने वाला है, परसों को जो संडे आने वाला है, ये आप लोगों के लिए स्पेशल संडे होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वाली वीडियो बना रही हूँ। उस वीडियो में क्या होगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगी कि कौन सा पेपर कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया है, लॉन्ग में आया है, शॉर्ट में आया है, क्या है, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपको तैयार करना है, कौन सा नहीं तैयार करना है, लॉन्ग में करना है, शॉर्ट में करना है, सब कुछ। मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जो पेपर है उसका मैं पोस्टमार्टम करने वाली हूँ। ठीक है, तो परसों की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। सब बच्चे जरूर देखना, और उससे आप लोगों के सारे कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएंगे। और एक महीने के अंदर अंदर, अब ये जो टाइम आपका बचा है, इस महीने के अंदर अंदर आप अपनी केमिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर सकते हो और पेपर में बहुत अच्छे से स्कोर कर सकते हो। तो उस वीडियो को जरूर देखना, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर दो। उससे क्या होता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है कि हाँ बच्चे देखने के लिए इच्छुक हैं, पढ़ रहे हैं और उन्हें अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है मुझे भी। प्लीज़ ऐसे निराश मत किया करो, मैं इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। तो परसों की वीडियो आने से पहले प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और कमेंट करो उस वीडियो के लिए कि आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, उससे पहले हम अपना शुरू करते हैं आज वाला टॉपिक, अपना पीरियोडिक टेबल। तो देखो बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल है वो मैंने अभी बताया 50% चांसेस है उसकी आने की। आएगा तो लॉन्ग में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्यों 50% चांसेस क्यों है? क्योंकि उसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, जैसे आपका स्टीरियो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक की, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा ऑर्गेनिक का ही सेकंड चैप्टर है, जिसमें आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है, या फिर रिएजेंट वगैरह है, या रिएक्शन इंटरमीडिएट है। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर भी ऑर्गेनिक का काफ़ी अच्छा है। ऐसे ही इनऑर्गेनिक का पहला और दूसरा चैप्टर, वहाँ से आपकी बहुत सारी थ्योरीज बनती है। तो जब इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो आई थिंक पीरियोडिक टेबल तो नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये आपका एक तरीके से आप कह सकते हो 12th लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। तो बीएससी में इसके आने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे बस शॉर्ट में एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारी पीरियोडिक टेबल है ये क्या है? तो देखो बच्चों, पीरियोडिक टेबल एक ऐसी टेबल है जिसमें जब एलिमेंट को अरेंज किया जाता है एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब अरेंज किया जाता है तो एक टेबल बनती है। और उस टेबल में क्या होता है कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उनमें आपके सेम एटॉमिक प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आते हैं। तो इसी टेबल को हम बोल देते हैं पीरियोडिक टेबल। या मैं फिर से रिपीट करूं, इसकी डेफिनेशन रिपीट मैं करूं, अ टेबल इन विच एलिमेंट आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर in the manner that the element with similar property fell in same vertical column, that is called group. ठीक है, and this table is known as periodic table. Okay, इस पीरियोडिक टेबल का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैंने पूरा तैयार किया है, लॉन्ग में तैयार किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी तैयार किया है। इसका ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी, और साथ साथ अपनी एटॉमिक रेडियई के नोट्स भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उसकी पीडीएफ। ओके, ठीक है, तो ये हो गई हमारी पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन।
अब जो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, जो पीरियोडिक टेबल थी हमारी वो मेंडलीफ ने दी थी। और हाँ, मेंडलीफ ने दी थी। तो उसमें क्या है कि उसने जो मेंडलीफ ने पहले जो लॉ दिया था उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि जो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब जो एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पे, और उसी के अकॉर्डिंग ही हम, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ही हम अपनी पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट को फिल करते हैं। मतलब पहले टाइम पे ऐसे किया करते थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, जो 2-3 एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो एटॉमिक मासेस जो हैं सेम होते हैं। तो अब उस कंडीशन में प्रॉब्लम ये आ गई कि अब किसको हम प्रायोरिटी दें और किसको हम बाद में रखें। मतलब ऐसे, जैसे आपका पोटेशियम है कि इसका एटॉमिक मास होता है 40, ऐसे कैल्शियम इसका भी 40 होता है, और आर्गन इसका भी एटॉमिक मास 40 होता है। तो इस टाइप के एलिमेंट सामने आने लगे जिनका एटॉमिक मास सेम था। जो मेंडलीफ ने पहली पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसमें क्या किया था कि एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग पीरियोडिक टेबल अरेंज कर दी थी। बट उसमें प्रॉब्लम ये आई कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास सेम थे 2-3 के। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि किसको हम पहले रखें और किसको बाद में रखें। तो इस वजह से ये जो पीरियोडिक टेबल थी ये फेल हो गई थी। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ यहाँ पे, मुझे कमेंट में बताना कि जैसे ये तीनों के एटॉमिक मास सेम है तो अब इन एलिमेंट्स को क्या कहेंगे हम। इन एलिमेंट्स को बताना है, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक मास सेम हो और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहते हैं। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा हिंट दे दूं मैं। अगर कुछ एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से नंबर अलग अलग हो और एटॉमिक मास सेम हो तो उन्हें हम आइसोटॉप कहते हैं। अब इनका बताना है आपको क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और भी ऐसे एलिमेंट थे, जैसे Fe 54 होता है, और इसके बाद Ni ये भी 54 होता है। इस तरह की प्रॉब्लम आ रही थी। जैसे Na उस टाइम पे जब तक ये हमारी लॉन्ग फॉर्म नहीं आई थी पीरियोडिक टेबल की, तब की बात चल रही है। जो सोडियम था उसका एटॉमिक मास 24, मैग्नीशियम का भी एटॉमिक मास 24 था। तो इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट सामने आए जिनके एटॉमिक मास सेम थे। तो किसे पहले रखे किसे बाद में रखे, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो मेंडलीफ की पुराने वाली पीरियोडिक टेबल थी वो फेल हो गई थी। उसके बाद न्यू फॉर्म आई हमारी पीरियोडिक टेबल की, जिसे हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, और उसी के लिए हमारा नया लॉ आया जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न लॉ ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इस लॉ में क्या कहा गया, इसमें कहा गया द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। मतलब जो एटॉमिक के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो एटॉमिक नंबर का आवर्ती फलन होती है। आवर्ती फलन मतलब इंक्रीजिंग मैनर में जाएंगे इस तरह से। तो अब जो न्यू पीरियोडिक टेबल बनी वो डिपेंड हुई हमारी एटॉमिक नंबर पर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे हम उसे पीरियोडिक टेबल में अरेंज करते जाते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आपकी नेक्स्ट हेडिंग बनती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब आपको पता ही है हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है वो कुछ इस तरह की होती है। इस तरह की होती है हमारी पीरियोडिक टेबल। यहाँ पे ये 2 पीरियड होते हैं, फर्स्ट और सेकंड, ऐसे ही इस तरह से। इसमें जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है उसमें 7 पीरियड होते हैं। एक सेकंड, थोड़ा और नीचे लेते हैं। इस तरह से देखो बच्चों, एक मिनट दोबारा बनाती हूँ, मेरे लिए ठीक नहीं लगी। इस तरह से होती है। ये होता है फर्स्ट पीरियड जो सबसे छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकंड और थर्ड पीरियड होता है।
सेकंड और थर्ड पीरियड होता है। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड सेवन, इस तरह से 7 पीरियड होते हैं हमारी पीरियडिक टेबल में। यही सारी बातें मैंने नोट्स में भी लिख रखी है, तो आप वहां से पढ़ लेना। बस यहाँ पे तो मैं आप लोगों को फटाफट रफली बता रही हूँ उसके बारे में। तो देखो, ये होता है, ये जो दो पीरियड आप ये जो दो ग्रुप आप देख रहे हो, इसे बोल देते हैं हम, इतने पार्ट को बोल देते हैं अपना एस ब्लॉक। एस ब्लॉक जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड होती है। ये होता है इतना पार्ट हमारा एस ब्लॉक, इतना पार्ट होता है ये पी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये इतना पार्ट होता है डी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और जो एफ ब्लॉक होता है वो पीरियोडिक टेबल के नीचे होता है। एफ ब्लॉक होता है पीरियोडिक टेबल के नीचे। ये सारी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब देखो, जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड होती है। ये 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड होती है, जिन्हें हम बोल देते हैं पीरियड, और 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड होती है, जिन्हें बोल देते हैं ग्रुप्स। इस तरह से आई थिंक ये बॉक्सेस जो है कम ज्यादा हो गए होंगे, वो हमारी हेडिक नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। तो ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ये डी ब्लॉक होता है, और एफ ब्लॉक नीचे होता है। ठीक है, एफ ब्लॉक में आते हैं हमारे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप। फिर यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कम रह गए हैं, 12 तक होते हैं आपके डी ब्लॉक में। ऐसे लगा लो 9, 10, 11, 12, मतलब 12 तक होते हैं यहाँ पे हमारे जो डी ब्लॉक है उसमें। उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इस तरह से यहाँ पे होते हैं हमारे पी ब्लॉक में। ऐसे जो फर्स्ट पीरियड होता है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। इसे बोल देते हैं हम वेरी शॉर्ट पीरियड। जो सेकंड पीरियड होता है उसे बोलते हैं हम शॉर्ट पीरियड, जिसमें हमारे 8 एलिमेंट होते हैं, सेकंड में भी और थर्ड में भी। यहाँ से शुरू करते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक और बना लेती हूँ छोटा सा, फ्लोरीन और नियोन। इस तरह से फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। ठीक है, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर यहाँ पे आपके डी ब्लॉक शुरू हो जाता है, स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, एक सेकेंड, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नी, इस तरह से आपके शुरू हो जाते हैं। इस तरह से आगे के शुरू हो जाते हैं। ओके, तो ये सब तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में देख लेना, वहां पे रीड कर लेना। अब ये इतना ही है हमारी पीरियोडिक टेबल के बारे में। यहाँ पे आपको ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, बस ये देखना है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। उसमें ये बताना है कि जो पीरियोडिक टेबल है वो 7 हॉरिजॉन्टल रोज में डिवाइड है, जिसे हम पीरियड बोलते हैं। फर्स्ट पीरियड हमारा वेरी शॉर्ट पीरियड कहलाता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड शॉर्ट पीरियड कहलाता है, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड कहलाते हैं, सिक्स पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड होता है। इसमें 32 एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें से आपके 2 एलिमेंट तो होंगे एस ब्लॉक के, 10 होंगे डी ब्लॉक के, 6 होंगे पी ब्लॉक के, और 14 एलिमेंट होते हैं यहाँ पे एफ ब्लॉक के। ऐसे 7 पीरियड जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, और उसके बाद आप ब्लॉक के बारे में ग्रुप के बारे में बताओगे। ग्रुप में क्या है, 18 ग्रुप होते हैं। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप आपका एस ब्लॉक में आता है। थर्ड टू 12th ग्रुप, थर्ड से 12 तक के आपके डी ब्लॉक में आते हैं, और 13 से 18 तक के ग्रुप आपके पी ब्लॉक में आते हैं।
जो आपका एफ ब्लॉक है वो ग्रुप्स में डिवाइड नहीं है, ये 2 सीरीज में डिवाइड होता है, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज में डिवाइड होता है। यही सारी बातें आपको बतानी है और यही सब मैंने नोट्स में लिखवा रखा है। ओके, तो उसके बाद आप ब्लॉक के बारे में बताओगे कि पीरियोडिक टेबल 4 ब्लॉक में डिवाइड होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें क्या होता है, जो एस ब्लॉक होता है इसमें मेटल्स होती हैं, जो डी ब्लॉक होता है इसमें ट्रांजिशन मेटल होती हैं, पी ब्लॉक में मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड सब होते हैं, और जो एफ ब्लॉक होता है इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये सारी बातें आपको बतानी है और साथ साथ में इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बतानी है। तो इतना ही करना है अपनी पीरियोडिक टेबल में, ज्यादा लिखने की नीड नहीं है, क्योंकि मे भी हो सकता है कि पेपर 1.5 घंटे का हो, तो ज्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ काम काम की बातें तैयार करनी है, इंपॉर्टेंट चीजें तैयार करनी है और वही सब आपको पेपर में लिखनी है। ओके, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेबल खत्म हुआ, उसके बाद आज का जो हमारा मेन टॉपिक है अब हम उस पे चलते हैं, और वो है हमारा कोवेलेंट रेडियई, सॉरी एटॉमिक रेडियई। ओके, एटॉमिक रेडियई। एटॉमिक रेडियई। अब एटॉमिक रेडियई, इसके नाम से पता चल रहा है कि एटम की रेडियई, एटम की रेडियस। सपोज ये कोई एटम है और ये उसका न्यूक्लियस है, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग में बिल्कुल भी नहीं आएगा, इसके शॉर्ट में आने के चांसेस है, तो आपको इसे बहुत बड़ा याद करने की नीड नहीं है, थोड़ा सा याद करोगे उससे भी कम बन जाएगा हमारा। तो देखो ये न्यूक्लियस है और ये इसकी वैलेंस शेल है। तो अगर मैं कहूं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियई। तो ये वाला जो न्यूक्लियस से और यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक रेडियई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बच्चों एक बात बताओ, अब तक आप 12th में पढ़ते आ रहे थे कि एटम जो इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, ओके। लेकिन अब आप हायर क्लासेस में आ गए हो, यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वेव्स की तरह बिहेव करता है। और वेव्स की कोई फिक्स पोजीशन तो होती नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं। अब कहीं पे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के पास हो जाता है और कहीं पे दूर हो जाता है। तो अब आप फिक्स ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल दूरी ये है, मतलब बिल्कुल सही कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम हो सकता है मे बी अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन कभी बाहर की तरफ हो, तो आप ये नहीं कह सकते अब ये डेफिनेशन की न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस एटॉमिक रेडियई कहलाता है। अब ये सही नहीं होगा कहना। तो हमें सही एटॉमिक रेडियई निकालने के लिए अब हम अपनी जो एटॉमिक रेडियई है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 3 वे में पढ़ते हैं। कौन कौन से पार्ट्स देखो। तो अब हम एटॉमिक रेडियई को थ्री पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कोवेलेंट रेडियई। कोवेलेंट रेडियई मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी, बहुत डीपली नहीं पढ़ाऊंगी। अभी क्या है, सिर्फ 1 ही महीना बाकी है हमारे एग्जाम के लिए, तो अभी फिलहाल हमारा फोकस एग्जाम की तरफ है, हमें किसी भी तरह से वो क्रैक करना है, ठीक है। तो अभी हम अपने मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे जिनसे हमारा काम बन जाए। तो सबसे पहले कोवेलेंट रेडियई और फिर उसके बाद आता है वान डेर वाल्स रेडियई, वान डेर वाल्स रेडियई, एंड लास्ट में हमारा आता है आयनिक रेडियई, आयनिक रेडियई। तो अब हम अपनी कोवेलेंट रेडियई को 3 टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट रेडियई।
अब कोवेलेंट से मीन समझ गए होगे, मतलब एटम्स के बीच क्या बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। ओके, तो अभी देखो आप, सपोज ये कोई एटम है, ये दूसरा एटम है जो कोवेलेंटली बाउंडेड है इस एटम से। इस एटम का न्यूक्लियस ये हो गया और इस एटम का न्यूक्लियस ये हो गया। अब तक क्या था, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन तो फिक्स नहीं थी भाई, जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो वेव की तरह मूव कर रहे हैं और वेव की पोजीशन फिक्स नहीं होती। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं थी, जिससे हमारा एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकल रही थी एटॉमिक रेडियस की। लेकिन जो न्यूक्लियस होता है उसकी पोजीशन तो फिक्स होती है। तो अगर हम क्या करें, एक एटम लिया हमने, उसका न्यूक्लियस और दूसरे एटम का न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, इसे क्या बोलते हैं हम, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। अगर मैं इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा कर दूं, हाफ पार्ट ले लूं, देखो यहाँ पे होगा इसका हाफ पार्ट, अगर मैं इतना पार्ट ले लूं तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कोवेलेंट रेडियस। ये कहलाएगा कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस। सपोज ये कोई एटम ए है और ये भी एटम ए है, या बी मान लो इसे, तो देखो ये कहलाएगा, ये इतना डिस्टेंस क्या कहलाएगा हमारा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए, ऑफ एटम ए। और ये इतना पार्ट क्या कहलाएगा, कोवेलेंट रेडियस ऑफ पार्ट, सॉरी, ऑफ एटम बी, ऑफ एटम बी। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब आगे चलते हैं हम। अब ये तो कहानी मैंने बता दिया कोवेलेंट रेडियस की। अब अगर ये एटम डिफरेंट हो या सेम हो, भाई जब कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो सेम एटम के बीच में भी बनता है और डिफरेंट एटम के बीच में भी बनता है। तो यहाँ पे दो कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती हैं। इफ द एटम्स आर सेम विच आर बाइंडेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, तो उसकी कोवेलेंट रेडियस हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि डिफरेंट एटम है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनकी रेडियस भी डिफरेंट ही होगी। तो देखो, सबसे पहले निकालते हैं, पहली कंडीशन लगाते हैं हम, इफ द एटम्स आर सेम, इफ द एटम्स आर सेम, ठीक है, या इफ बोथ द एटम्स आर सेम। ओके, इससे पहले एक चीज और रह गई बच्चों, जैसे अभी ये बनाया था हमने, अगर आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है ये इस डिस्टेंस की, मैंने कहा है हाफ पार्ट, ये वाला पार्ट हाफ पार्ट, तो उसके लिए फॉर्मूला कैसे लगाओगे आप, तो आप लिखोगे, अगर आपको मैथमेटिकली निकालना है तो आप लिखोगे डिस्टेंस, कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम ए, इसके लिए निकालनी है तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ एटम सी, यानी कि कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, तो वो क्या हो जाएगी, डिस्टेंस इन दोनों के बीच का डी, किसके, ये एटम ए है और ये एटम बी है, तो डिस्टेंस ए बी बाय 2। तो यहां से भी आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी एटम की रेडियस। सपोज अगर मैं क्लोरीन मॉलिक्यूल के लिए बात करूं, सपोज ये दोनों आपके क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, तो आप रेडियस, कोवेलेंट रेडियस कैसे निकालोगे, आर सी ऑफ 1 Cl एटम, तो आप डायरेक्ट लिखोगे फिर डिस्टेंस Cl बाय 2। जैसे अगर डिस्टेंस की बात करें, जो Cl एटम होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस होता है आपका 1.89 एंगस्ट्रॉम,
1.89 एंगस्ट्रॉम, इसे डिवाइड कर दो 2 से और ये आ जाएगा 0.99 एंगस्ट्रॉम। तो यहां से कोवेलेंट रेडियस आपकी निकल जाएगी 0.99 एंगस्ट्रॉम। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम वापस से अपने पॉइंट पे चलते हैं। इफ बोथ द एटम आर सेम, अगर दोनों एटम सेम हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा हमारा कोवेलेंट रेडियस निकालने का? तो वो होगा डिस्टेंस, दोनों एटम सेम है तो ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी। तो अगर हमें एक एटम की रेडियस का पता है और उन दोनों दोनों एटम ने मिलके जो मॉलिक्यूल बनाया है, या आप कह सकते हो उन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस पता है और एक एटम की रेडियस का पता है, तो हम दूसरे एटम की रेडियस निकाल सकते हैं। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया अगर दोनों एटम सेम हो। और अगर दूसरी कंडीशन क्या आती है? इफ बोथ द एटम्स आर डिफरेंट, इफ both the atoms are different. Second point is if both the atoms are different, अगर दोनों एटम डिफरेंट हो तो अब उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है D, या आप यहां पे बना के देखो। सपोज ये एटम A है और ये B है, ये इन दोनों के न्यूक्लियस है और ये इसके बीच का डिस्टेंस है। तो आप लिखोगे DAB इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B। ये मुझे रफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा नीचे को लिखती हूं मैं। रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ B माइनस 0.09 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ A प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B। ये हमारा बनेगा फॉर्मूला कोवेलेंट रेडियस निकालने के लिए अगर दोनों एटम डिफरेंट हो तो। ठीक है, अगर दोनों एटम डिफरेंट हो आपके, नहीं यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों। ओके, ये हो गया। इसके साथ साथ मैंने आपको HCl की रेडियस भी निकाल के दिखा रखी है, उसमें क्लोरीन की भी और हाइड्रोजन की भी, अब आपके नोट्स में आप वहां से देख लेना। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आता है वान डेर वाल्स रेडियस। अब देखो बच्चों, जो वान डेर वाल्स रेडियस होती है, या आप बोल सकते हो वान डेर वाल्स फोर्स, वो हम कहाँ पे मेजर करते हैं? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में हम मेजर करते हैं। सेकंड पॉइंट इज वान डेर वाल्स रेडियस। ये ऊपर हेडिंग डली हुई थी एटॉमिक रेडियस, लेकिन उसके अंदर हम पढ़ रहे थे कौन सी? अपनी कोवेलेंट रेडियस। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या था? कोवेलेंट रेडियस, और सेकंड पार्ट अब चल रहा है हमारा वान डेर वाल्स रेडियस। ओके, अब देखो कोवेलेंट रेडियस में क्या था बच्चों? ऐसे दो एटम पास पास आते हैं और कोवेलेंटली बॉन्डेड हो जाते हैं, और उन दोनों के न्यूक्लियस के बीच का आधा पार्ट, ये आधा पार्ट क्या कहलाता है? कोवेलेंट रेडियस, ये वाला पार्ट। अब जैसे ही ये मॉलिक्यूल है, सॉल्यूशन में दूसरा मॉलिक्यूल भी तो होगा। सपोज यहाँ पे कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जिसे हम बोल देते हैं वान डेर वाल्स फोर्स, ठीक है। और इनके बीच की रेडियस को हम बोल देते हैं वान डेर वाल्स रेडियस। अब देखो, जैसे इस एटम का न्यूक्लियस है, वैसे ही इस एटम का भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है। अब इन दोनों एटम्स के बीच के न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस है, अगर हम उसका आधा कर दें, ये ले लो अपना ये वाला पार्ट, ब्लू, ये देखो
ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, सीधी बनाती हूँ ये लाइन, ठीक है। अब इस पार्ट को अगर मैं आधा कर दूं, इस पार्ट को अगर मैं आधा कर दूं ये, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, वान डर वाल्स रेडियई, ये कहलाता है वान डर वाल्स रेडियई। वान डर वाल्स रेडियई। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट से वर्ड नहीं यूज करने हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट डायग्राम नहीं यूज करना, सिंपल वे में पढ़ना है बिल्कुल। तो देखो, अगर एक ही मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच के जो डिस्टेंस देखते हैं और उसका हाफ पार्ट करते हैं तो वो आती है हमारी कोवेलेंट रेडियई। और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के एटम्स के न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस देखते हैं और उसका हाफ पार्ट करते हैं तो वो कहलाती है वान डर वाल्स रेडियई। अब इनके नाम कहाँ से आए हैं, ये आए हैं इनके फोर्स के अकॉर्डिंग। जो दो एटम है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, या आप कह सकते हो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो दो एटम होते हैं वो बाउंडेड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो बाउंडेड होते हैं वो होते हैं वान डर वाल्स फोर्स के थ्रू। तो इसे हम वान डर वाल रेडियई बोल देते हैं और इसे बोल देते हैं कोवेलेंट रेडियई। ओके, ये डिफरेंस हो गया इनके बीच में, ठीक है। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखो, द वान डर वाल्स रेडियई मे बी डिफाइंड एज 1/2 of the distance between two nuclei, 1/2 of the distance between two nuclei of two nearest atoms of two adjacent molecule in the solid state is called van der Waals radii। ठीक है, हिंदी में लिखना है तो वो भी मैंने ऑलरेडी आपको लिखवा रखी है नोट्स में। अब देखते हैं हम बच्चों इनकी वेरिएशन देखते हैं कि ये कैसे लाई करते हैं आपके ग्रुप में या पीरियड में। तो सबसे पहले देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियई इन अ पीरियड। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियई in a period, PERID, in a period। ठीक है, तो देखो बच्चों, जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियई, जिसे आप क्या बोल सकते हो, कोवेलेंट रेडियई या वान डर वाल रेडियई, वो क्या करती है, लेफ्ट टू राइट जाने पे डिक्रीज होती जाती है। एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, एटॉमिक रेडियई विल बी डिक्रीज, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे। एग्जाम्पल देख लो आप इसके लिए। जो लिथियम है उसकी एटॉमिक रेडियई होती है 1.38 एंगस्ट्रॉम, उससे कम होगी बेरिलियम की 0.99 एंगस्ट्रॉम, उससे कम बोरोन 0.85 एंगस्ट्रॉम, एंड देन कार्बन की होती है 0.76 एंगस्ट्रॉम, फिर नाइट्रोजन की होती है 0.75 एंगस्ट्रॉम, ऑक्सीजन 0.74 एंगस्ट्रॉम, फिर उसके बाद आता है फ्लोरीन की होती है 0.72 एंगस्ट्रॉम, और जो इनर्ट गैसेस होती हैं आर्गन, उसकी होती है ज्यादा। उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे देखो, जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं क्या हो रहा है, हमारी जो रेडियस है वो डिक्रीज होती जा रही है। ये आप आयनिक रेडियस मान लो, एटॉमिक रेडियस मान लो या वान डर वाल्स रेडियस मान लो, कोई भी मान लो। आप जब लेफ्ट से राइट जाते हो किसी पीरियड में तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती चली जाती है। उसका रीजन क्या है, तो देखो बच्चों, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं किसी भी पीरियड में तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं वैसे वैसे न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं। अब देखो, जैसे हम लिथियम की बात करते हैं, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। तो इसकी दूसरी शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है।
तो उससे क्या हो रहा है बच्चों, देखो ये जो अंदर वाली इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस की तरफ को अट्रैक्ट है। अब यहाँ पे जो बाहर वाली शेल है यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अगर लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके न्यूक्लियस में 3 ही प्रोटॉन होंगे। ओके, जैसे ही बेरिलियम आता है तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं बेरिलियम वाले में। जब 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो न्यूक्लियस में भी 4 प्रोटॉन हो जाएंगे। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ही शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है वैसे ही आपके जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, तो अट्रैक्शन बढ़ रहा है, तो शेल अंदर की तरफ श्रिंक होना शुरू कर देती है। वैसे बोरोन में 5 होते हैं, 2p भी आ जाता है, 2p1। तो जैसे यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन होंगे दूसरी शेल में, वैसे ही न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी 5 होंगे और शेल अंदर की तरफ थोड़ा और सिकुड़ जाएगी। कार्बन में 6 होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में, वैसे इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो शेल थोड़ी सी और अंदर की तरफ सिकुड़ जाएगी। नाइट्रोजन के आने पे 7, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो शेल अब और थोड़ा अंदर सिकुड़ जाएगी। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो और सिकुड़ेगी। और फ्लोरीन में हमारे 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे क्या होगा, सेल अब अंदर की तरफ पूरी तरह से सिकुड़ जाएगी। और क्यों, उसका रीजन क्या हुआ, जैसे फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन है वैसे इसके न्यूक्लियस में 9 प्रोटॉन होंगे, जिससे अब शेल अंदर की तरफ पूरी तरह से सिकुड़ जाएगी। यही रीजन होता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे हमारा जो एटॉमिक रेडियस होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। ओके, अब मैंने कहा है जो ये इनर्ट गैसेस होती हैं उनमें ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, जैसे आप अपना ये ले लो, नियोन ही ले लो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 होता है। तो इसकी जो शेल होती है वो कंप्लीटली फिल होती है। जब शेल कंप्लीटली फिल होती है तो वो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना देते हैं, एक तरह से वो इनर्ट हो जाते हैं, किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो अब उसके इलेक्ट्रॉन इजिली अपना जितना स्फीयर है उसमें इजिली आराम से सेट रहते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, ये या आप कह सकते हैं ये एक असम्पशन भी है, अलग केस है। तो बस याद आपको इतना रखना है कि लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती जाती है, लेकिन जो जीरो ब्लॉक के एलिमेंट है उनकी एटॉमिक रेडियस इनसे डिफरेंट होती है, इनसे ज्यादा होती है। ठीक है, वो चीज याद रखनी है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपना ग्रुप में बात करते हैं। ग्रुप में देखते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन अ ग्रुप। तो बच्चों जैसे ही हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, किसी ग्रुप में हम टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ये कोई न्यूक्लियस है, ठीक है, चलो हम यहां से कुछ अपने एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे लिथियम, लिथियम के बाद पोटेशियम, मैंने लिखे हुए तो है यहाँ पे कुछ, हाँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड देन हेलिना की रुबिडियम से, हाँ, रब से फरियाद, ठीक है, Fr फ्रांजियम। तो अब देखो बच्चों, ये देख लिया हमने अपने फर्स्ट एक एलिमेंट। तो सबसे पहले हम लिथियम की अगर बात करें तो लिथियम में क्या होती है, सिर्फ 2 शेल होती है ना। हमें इलेक्ट्रॉन नहीं देखने हैं अभी फिलहाल, शेल, नंबर ऑफ शेल, जैसे हम टॉप टू बॉटम आते हैं किसी ग्रुप में तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती चली जाती है, जिससे क्या होगा, न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस भी बढ़ता चला जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती जाती है। अब देखो लिथियम में कितनी थी, सिर्फ 2 शेल थी, तो डिस्टेंस ये था। फिर हमारे सोडियम में एक और शेल बढ़ गई, थोड़ा छोटा बनाती हूँ उसे, एक और शेल बढ़ गई, तो अब ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया है। पोटेशियम में एक और सेल इंक्रीज हो गई, तो अब ये डिस्टेंस और ज्यादा बढ़ गया। रुबिडियम में एक और सेल आ गई,
तो इस तरह से जैसे जैसे हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती जाती है, जिससे न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो यही रीजन है कि एटॉमिक रेडियई, वान डेर वाल रेडियई या कोवेलेंट रेडियई टॉप टू बॉटम आने पे इंक्रीज करती है। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके लिए कोई अच्छा सा। हाँ देखो, जो लिथियम होता है उसकी एटॉमिक रेडियई होती है 1.38 एंगस्ट्रॉम, उससे ज्यादा होगी सोडियम की जो कि होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम, पोटेशियम की होती है 1.96 एंगस्ट्रॉम, रुबिडियम 2.1 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से जो है एटॉमिक रेडियई इंक्रीज करती जाती है। ओके, ये हो गया हमारा एटॉमिक रेडियई, या आप बोल सकते हो कोवेलेंट रेडियई या वान डेर वाल रेडियई। सभी जितनी भी रेडियई होंगी वो इसी तरह से बिहेव करने वाली हैं, पीरियड में भी और ग्रुप में भी। ओके, अब लास्ट हम पढ़ते हैं अपनी आयनिक रेडियई। द थर्ड पॉइंट इज आयनिक रेडियई। थर्ड पॉइंट इज आयनिक रेडियई। अब देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन समझते हैं। आयनिक रेडियई से मीन्स आप समझ गए होंगे, हम आयंस की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी आयन की हमें रेडियस देखनी है। तो अब देखो बच्चों, आयंस क्या होते हैं। अगर मैं कोई न्यूट्रल एटम है, कोई सपोज m कोई एक न्यूट्रल एटम है, मैंने क्या किया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो ये m पॉजिटिव आयन बन गया और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे अब हम क्या बोलेंगे, कैटायन। m पॉजिटिव को हम बोलेंगे कैटायन। इसके अपोजिट अगर मैं इसमें जो हमारा m कोई भी एलिमेंट है उसमें मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूं, तो अब ये हो जाएगा m नेगेटिव यानी एनायन। ठीक है, तो किसी एटम, न्यूट्रल एटम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर कराने पे या इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो बनता है वो होता है आयन। तो किसी आयन के न्यूक्लियस और उसके वैलेंस शेल के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे ही बोल देते हैं हम आयनिक रेडियस। ओके, क्या बोल देते हैं, आयनिक रेडियस। डेफिनेशन लिख लो बच्चों इसकी। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, the distance between the center of nucleus of an ion and the up to which nucleus has influence and up to which the nucleus has influence on its electron cloud, on its electron cloud। हिंदी में लिखना है तो लिखो, किसी एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर या गेन करने पर, किसी एटम द्वारा एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पर या गेन करने पर उसके न्यूक्लियस व वैलेंस सेल के बीच का डिस्टेंस, उसके न्यूक्लियस व वैलेंस सेल के बीच का डिस्टेंस आयनिक रेडियस कहलाता है। ओके, ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं हमने बात की है कैटायन और एनायन की, इनमें से किसका साइज ज्यादा होगा और किसका साइज कम होगा। तो देखो बच्चों, मैंने कहा कि एनायन का साइज ज्यादा होता है न्यूट्रल एटम से, और जो न्यूट्रल एटम होता है उसका साइज ज्यादा होता है कैटायन से, उसका साइज ज्यादा होता है कैटायन से। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसका रीजन ये है बच्चों, अब ये जो कैटायन बना है ये बना है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो वैलेंस शेल थी वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब देखो ऐसे, ये कोई हमारा एटम है, ठीक है, सपोज इस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और यहाँ पे जो अंदर की शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स यहाँ पे टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6 इलेक्ट्रॉन। जब किसी हमें पता है कि किसी एटम में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, तभी तो वो न्यूट्रल होता है। अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 ही प्रोटॉन होंगे, 6 ही प्रोटॉन होंगे। ओके, प्रोटॉन ने अट्रैक्ट करके रखा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को बाइंड करके रखा है। जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा, सपोज ये इलेक्ट्रॉन हमने बाहर निकाल दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए हमारे पास? 5 इलेक्ट्रॉन रह गए, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 6 है। तो अब क्या काम करेंगे? ये जो प्रोटॉन होंगे, जो 6 प्रोटॉन होंगे न्यूक्लियस में, अब ये इन 5 इलेक्ट्रॉन को और अच्छे से बाइंड कर लेंगे। जब और अच्छे से बाइंड कर लेंगे तो शेल अंदर की तरफ श्रिंक कर जाएगी। जब शेल श्रिंक कर जाएगी तो कैटायन का साइज डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कैटायन का साइज डिक्रीज हो जाएगा। तो न्यूट्रल एटम से इसीलिए कैटायन छोटा होता है। अब मैंने कहा एनायन बड़ा होता है। एनायन क्यों बड़ा होता है वो देखो। अब तक सपोज हम इसी एटम की ही बात करते हैं। पहले हमारे पास जो न्यूट्रल एटम है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है। हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन और उसमें ऐड करा दिया। जब इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया तो अब वहां पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 7। अब हमारे जो एटम है उसमें 6 प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो कम हो गए लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब ये 6 प्रोटॉन इन 7 इलेक्ट्रॉन पे इतने अच्छे से फोर्स नहीं लगा पाएंगे, जिसकी वजह से शेल थोड़ी सी बाहर की तरफ फैल जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो एनायन है उसका साइज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं कि एनायन का साइज बड़ा होता है न्यूट्रल एटम से और न्यूट्रल एटम का साइज बड़ा होता है कैटायन से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई। कौन कौन से दे दूं मैं? N नेगेटिव, N2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव। तो अब इन्हें अरेंज करना है आयनिक रेडियस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे स्मॉल साइज किसका होगा? जिसपे सबसे कम इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसपे सबसे कम नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका साइज सबसे छोटा N2 नेगेटिव एंड लास्ट में आएगा हमारा N3 नेगेटिव। तो N नेगेटिव स्मॉलर देन N2 नेगेटिव एंड इट इज स्मॉलर देन N3 नेगेटिव। या इसके साथ हम कंबाइंडली भी दे सकते हैं। जैसे आपको मैं दे दूं N नेगेटिव Li पॉजिटिव। चलो इसी सीरीज के ही देते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं इसी सीरीज के। Li पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव एंड देन बोरोन 3 पॉजिटिव, कार्बन 4 पॉजिटिव। अब हमें इन्हें अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आयनिक रेडियस के। तो देखो जिसपे सबसे कम पॉजिटिव चार्ज उसकी सेल सबसे बड़ी होगी। तो लिथियम पॉजिटिव इज ग्रेटर देन बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव ग्रेटर देन बोरोन 3 पॉजिटिव एंड इट इज ग्रेटर देन कार्बन 4 पॉजिटिव। तो इसका क्या रीजन है बच्चों? देखो इसके पास कितने प्रोटॉन है? 3 और इलेक्ट्रॉन है 2। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो अब ये इन इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बाइंड करके रख रहा है, शेल अंदर की तरफ को सिकुड़ गई। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 2 ही है लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? यहाँ पे 4। हाँ, यहाँ पे कितने प्रोटॉन थे? 3। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है 2। तो वो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छे से बाउंड कर लेंगे, तो उससे क्या है, शेल अंदर की तरफ और ज्यादा सिकुड़ जाएगी। तो इस बार लिथियम का साइज बड़ा हो जाएगा। ऐसे बेरिलियम के पास 5 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन तो कितने हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये और अच्छे से बाइंड करके रखेंगे। ऐसे कार्बन वाले में देखो 6 प्रोटॉन है लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2।
तो ये और ज्यादा अच्छे से बाइंड कर लेंगे। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला जाएगा हमारे सेल का साइज उतना ही कम होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं इसमें लास्ट, या इसका डायग्राम बनाऊं अगर मैं आयनिक रेडियस का। सपोज दो आयंस हैं ऐसे, ये है हमारा एटम ए, ये बी, ये इन दोनों के न्यूक्लियस है। ये देखो आप, इन दोनों का जो न्यूक्लियस है उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस। तो देखिएगा आप, एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस आ रहा है, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जहां पे पाए जाते हैं। अब जब कोई कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहां पे पाए जाते हैं? इन एटम्स के बीच में, जहां पे ओवरलैपिंग हो रही होती है। तो इसे भी बोल सकते हो आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, तो या तो ऐसे लिख लो कि न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच का डिस्टेंस, या या फिर बोल सकते हो आयन के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा आयनिक रेडियई ऑफ आयन ए, और ये आयन बी की रेडियई हो जाएगी, ये वाली इतनी रेडियस हो जाएगी आयन की। या इन दोनों को अगर डिस्टेंस देखा जाए तो इस न्यूक्लियस ए और न्यूक्लियस बी के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है बच्चों? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ओके, अब चलते हैं हम अपना आगे। हाँ, वेरिएशन देखते हैं। वेरिएशन इनकी सेम, जो एटॉमिक रेडियई की वेरिएशन देखिए उसी के जैसी होती है, बिल्कुल डिक्टो वही है। वेरिएशन ऑफ आयनिक रेडियई इन अ पीरियड। तो जब भी हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमारी जो आयनिक रेडियस होगी वो डिक्रीज हो जाती है, और जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी ग्रुप में, या मैं दोनों को एक साथ ही लिख देती हूँ, पीरियड और ग्रुप, टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो ये इंक्रीज हो जाती है, आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाती है। ये लेफ्ट टू राइट, ये किसकी बात कर रहे हैं हम? किसी पीरियड की। और अगर हम टॉप टू बॉटम चलते हैं किसी ग्रुप में तो ये इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, सेम उसी तरह से करना है जैसे अभी मैंने आपको बताया था अपनी एटॉमिक रेडियई के बारे में, या कोवेलेंट और वैन डर वाल रेडियई के बारे में। सबकी जो वेरिएशन होगी पीरियड में भी और ग्रुप में भी सेम ही होगी। बच्चों, इतना इनफ हो जाएगा आपके एग्जाम के लिए, इससे ज्यादा पढ़ने की आपको नीड नहीं है। अभी फिलहाल के लिए इससे ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है। हाँ, अगर आप IIT जैम या नीट या उसके लिए पढ़ रहे हो, किसी और अदर एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो आप, तो उसके लिए फिर आपको डेप्थ में जाने की जरूरत है। बट अगर आप सिर्फ यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए ये इनफ है। ओके, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।